Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. तो अभी इसमें बात कर रहे थे हम जो 16 दिसंबर तक का हिस्सा हुआ, बांग्लादेश बन गया और उसके बाद ये समय जब निकला, ठीक है, तो 1972 के समय में ही 1972 में ही जो शेख अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू आया। उन्होंने लंदन टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अब तो प्लेमेसाइट की बात करना यानी जनमत संग्रह की बात करना बेकार ही है, ठीक है, उसका कोई महत्व है नहीं, अब तो भारत में ही रहना है। क्योंकि वो इंसान के अंदर बड़ा डर बैठ चुका था कि शेख अब्दुल्ला के मन में देखो क्या चल रहा था पहले, जिस पर उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा, देशद्रोह का आरोप लगा कि पाकिस्तान से साठगांठ करने चक्कर में था, ठीक है, और वो इंदिरा गांधी से डर गया कि ये बड़ी खतरनाक लेडी है, इनने तो पाकिस्तान को ही तोड़ तोड़ अलग कर दिया, दो हिस्से बना दिए, तो ये मेरा क्या कर सकती है, मेरा क्या से क्या तक करेगी ये लेडी। तो समझ में आ गया कि इसके सामने घुटने टेक दे तो ही बेहतर है, ठीक है। और फिर खुद शेख अब्दुल्ला ने बोला कि भाई हम मिल के इस चीज़ पर बात करते हैं। अब इंदिरा गांधी पूरे पावर के वजह ले दी है। इंदिरा गांधी ने बुलाओ, मिलो, पढ़ाओ, बुलवाया और बातचीत हुई कि भाई मिलो, मिलने की बात की गई और शेख अब्दुल्ला आए। अब शेख अब्दुल्ला सामने बैठे इंदिरा गांधी है कि हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए, क्या करें हम तुम्हारे लिए, ठीक है। और शेख अब्दुल्ला बोला कि मेरी 4 पॉइंटें हैं, 4 शर्तें, वो मान लो। तो बोली बताओ आपकी शर्तें सुनेंगे, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल बताओ। तो इंदिरा गांधी से बोला उन्होंने पहला कि जी हमारा जो वो सिस्टम चल रहा था जिसको हमने बोला था ना सदर रियासत कि जी वो चलने दो, बोली जे बेकार है, कोई और बात करो। दूसरी में बोले कि जी हम वो वजीर आजम भूल जाओ। तीसरी बोला जी देखो मैं फिर से वहां जा करके और राजपाट सीएम में बोला ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अगली बताओ। तो चौथी शर्त पे उन्होंने एक और वो शर्त रखी थी कि अब प्लेमेसाइट वाला जो हिस्सा है उसको रहने देते हैं और जायज चल रहा मामला, बोले हटाओ, किसी काम की बात नहीं है, इन 4 शर्तों के अलावा कोई और बात तो बताओ, वो मान लेंगे ना, भूल जाओ, कुछ और बताओ। बिल्कुल जोश में बैठी है, ठीक है, और वो एकदम की देख लो जी कुछ संभावना, बोला है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है, खत्म, मैंने कह दिया यहाँ है तो ये है, बात खत्म, चलो रास्ता नापो अपना, जाओ आगे बढ़ो। तो उसे लगा कि जब मेरे हाथ से जाने ही वाला है मामला, ठीक है, तो क्यों ना सत्ता का थोड़ा बहुत सुख और भोग लूं, क्योंकि अब तो उम्र भी हो रही है और कभी भी जा भी सकता है बंदा, तो सत्ता का कुछ और सुख भोगने की उन्होंने सोची, ठीक है। और फिर एक मीटिंग, बल्कि इसमें यह भी था कि जो शेख अब्दुल्ला थे, इनके जो बड़े खास व्यक्ति थे इनका नाम था मिर्जा बेग, कल बताया था ना, मिर्जा बेग, मिर्जा अफजल बेग जो थे, उनके साथ भी एक मीटिंग, मतलब उनको और जो ये थे क्या नाम है इंदिरा गांधी के एक बड़े अच्छे एडवाइजर थे, उनका नाम था ये कोई प्रशास्त्री ऐसे कुछ नाम था उनका, वो IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। तो उनके साथ में इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई, कभी बात वो बनी नहीं। इंदिरा गांधी ने और मना कर दिया कि ना भैया, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब आई इंदिरा गांधी की शर्तों की बात। अब तो शेख अब्दुल्ला ने रखी, इंदिरा गांधी बोली अब समझो, अब तक तुमने कह लिया, हमारी सुनो, तुमने शर्तें कह ली, हमारी मर्जी नहीं मानी हमने, लेकिन अब हमारी सुनो कि हम क्या कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई आप जाओ और जा करके वापस अगर आप संभालना चाहो तो संभाल सकते हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बात साफ बोल दी कि अगर आपके रहते हुए या कुछ भी होते हुए भारत के झंडे का और भारत के राष्ट्रगान का अपमान हुआ तो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर बोल दिया कि भारत के झंडे से और भारत के राष्ट्रगान से हम भारतवासियों को बहुत प्रेम है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसका अपमान हुआ तो फिर हमारी बात और आपकी बात होगी, फिर ये भूल जाओ
कि हम आपकी कोई बात सुनने वाले हैं, ठीक है। और 1975 में वापस से जो शेख अब्दुल्ला है ये आकर के बन गए सीएम। शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया सीएम, वापस से ये बना दिए सीएम कि जाओ थोड़ा सत्ता का सुख और भोग लो, जो कि आगे चल करके 1982 तक रहे। 1982 तक का दौर इन्होंने देखा। अब 1982 तक जब ये रहे, इसके बाद में जो 1982 में जब ये मरे तो फारूक अब्दुल्ला, 1982 में फारूक अब्दुल्ला को सीएम बनाया गया। फारूक अब्दुल्ला रहे 1982 से सीएम, वो हो गए, ठीक है। ये मरे, इनके तुरंत बाद ही आ गया। अब शेख अब्दुल्ला मर गए, और फारूक अब्दुल्ला कौन था? शेख अब्दुल्ला का बेटा, जिसे नेहरू जी पढ़ा रहे थे आराम से, ठीक है। पढ़ लिखने के बाद मेडिकल की डिग्री MBBS करने के बाद आकर के नेता बने कि चलो हम अपने बापू जी गद्दी संभालेंगे। और उसके बाद ही 1984 में इंदिरा गांधी भी चल बसी। अब इंदिरा गांधी चल बसी तो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी वो आ गए, और राजीव गांधी बन गए PM। सॉरी, राजीव गांधी अब PM बन गए। और इसके बाद अगले जो इलेक्शन होने थे वो होने थे 1987 में, 1987 में थे इलेक्शन। देश की 3 साल बाद इलेक्शन तो पहले ही मतलब चले आ रहे थे, लेकिन इलेक्शन 87 से होते हैं। पहले 3 साल बाद कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? राजीव गांधी तो इंदिरा गांधी के मरने पे PM बने हैं ना भाई। अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाएगा तो उसकी जगह पे तो कोई बैठेगा। अच्छा। इलेक्शन होना थोड़ा जरूरी है। सर वो 405 जो वोट मिली थी, हाँ वो इसी में मिली है, 87 में। हाँ ठीक है। तो भाई सिंपल सा रूल है ना कि अगर प्रधानमंत्री जिंदा है और वो इस्तीफा दे दे तो सरकार गिरा देगा पूरी, तब इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मर गया तो उसकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री आएगा ना, इलेक्शन ही जज क्या है फिर, वो तो मरा है, ठीक है। तो राजीव गांधी PM बन गए, और राजीव गांधी के PM बनने के बाद में इलेक्शन के बाद से जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर चीज़ों में कुछ बिगाड़ हुआ। जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो बिगड़ने लगी यहाँ पर, और इस हालत के बिगड़ने पे जो वहाँ के जो बोलते हैं मिलिटेंट्स, जिनको हम कहते हैं, जिसको आप उग्रवादी भी कहते हैं, वो सब आने लगे। और वहाँ पर पहली बार मिलिटेंट होता क्या है? देखो मिलिटेंट क्या होता है, ऐसे मान के चलो कि ऐसे लोग जो उग्र आतंकवादी तो नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि आतंकवादी क्यों नहीं कहे, क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले रहे, ठीक है। वो उग्रवादी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो किसी को मतलब हाय शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो शोर मचाने के साथ साथ में पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, किसी को किसी रूप में चोट तो पहुंचा रहे हैं। वो कभी पत्थर मार रहे हैं तो कभी कुछ मार रहे हैं, कभी चोरी चकारी कर ली, कभी किसी कंटाप मार के उसके चेहरे उतार लिए, ठीक है। तो सब कर रहे हैं। इनको एक टर्म दे दिया गया मिलिटेंट्स है वहाँ के, ठीक है। यानी कि वो मिलिट्री वाली वेशभूषा में तो हैं, आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो मिलिट्री नहीं है, ठीक है। तो उनको मिलिटेंट्स बोल दिया। तो यहां पर अब जब हालत बिगड़ी मिलिटेंट्स की, तो पहली बार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 लगाया गया। जम्मू कश्मीर में पहली बार अब लगा आर्टिकल 356। सर एक क्वेश्चन, राजीव गांधी के PM बनते ही तुमसे क्या हुआ? देखो राजीव गांधी PM बने, और राजीव गांधी की समस्या देखो एक बात सोचो कि मान लो कोई बहुत सुलझा हुआ या फिर बहुत खतरनाक प्राइम मिनिस्टर अपने पास है, सपोज ऐसा मान के चलो, जैसे कि ऐसा मान लो बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है, मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, और मनमोहन सिंह को देश की जनता क्या बोलती थी कि गूंगा प्राइम मिनिस्टर, बोलते ही नहीं कुछ, रिमोट कंट्रोल पर ऑपरेट हो जाता है, तो जैसा कहती है वैसा मान लेता है, तो यही तो बात बोलते थे उनके टाइम पर। और फिर आए अब की बार मोदी सरकार, वो आ गई, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, लगा देश को कि भाई खतरनाक PM मिला। कुछ लोग तो आज यही बोल रहे हैं जब पेट्रोल महंगा हो गया, शेर पाला है तो महंगाई तो देखनी पड़ेगी, खाना खर्चा तो खिलाना पड़ेगा, शेर पाला तो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम बोलते हैं या फिर जो ज्यादा बोलते हैं उनसे अच्छे दिन आ गए। भाई मनमोहन सिंह कम बोलते थे तो कहते अच्छे दिन नहीं आ रहे हमारे, आपका प्रधानमंत्री चुप ही नहीं होता, ऊपर से मन की बात और करता है, ठीक है। मतलब इतना बोलने के बाद भी मन में बात रह जाती है। भाई कोई रोक तो सकता नहीं उसे, वो आता है भाइयों बहनों, हाँ कभी रात को 8 बजे, कभी सुबह 8 बजे, कभी कुछ वो लगा ही रहता बोलने में, अंट पिशंट बोले कुछ भी बोलता जरूर है।
उसके बाद ये लगता है कि अभी और भरा हुआ मैं अंदर से, तो मन की बात, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या, कम बोलने वालों से अच्छे दिन नहीं आए, तो इससे अच्छे दिन आ गए क्या? देश ने तरक्की कर ली, कुछ लोगों के लिए, गधों के लिए आज़ादी हो गई है, ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता अब की जो आज़ादी है, वो एक ने बोली कि हम आज़ाद हुए रियल में, एक बेवकूफ़ ने जो मूर्खता की, ठीक है, ये पहले वाली गुलामी से भी बदतर हो गई है हालत। आप डेमोक्रेटिक नहीं रहे, आप सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सरकार क्या है? सरकार एक सेवक है हमारी, जनता की नौकर है। सरकार यही तो है, जनता के लिए काम करे, जनता का पैसे पर काम कर रही है। हम जो टैक्स भर रहे हैं उस टैक्स से सरकार का पैसा जाता है, उससे वो अपनी सैलरी लेते हैं, ठीक है। और देश में पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि हमारा ही नौकर हम पे चौड़ा हो रहा है, ठीक। अब किसी घर में चोरी हो जाए तो अपने नौकर, अपने जो चौकीदार उसको क्या बोलेगा कि तेरे तो चोरी हो गई, और चौकीदार चुप मारकर सुन लेगा, ठीक है। और मान लो चौकीदार को बदल दिया हमने कि चल चौकीदार हमने बदल दिया और नया चौकीदार ले लिया, और फिर चोरी हो जाए तो फिर आप चौकीदार को डांटोगे ना कि तेरा काम क्या, क्यों तो सैलरी दे रहा है? वो क्या दे क्या, अच्छा ज़्यादा होशियार बनना है। पहले वाला चौकीदार जब चोरी ना हुई है, जब चोरी नहीं हुई, अब चोरी हुई तो मेरे छाती में चढ़ गया तू, ठीक है। तब वाले ये तो करते हैं, 70 साल में जो नहीं हुआ उठा कर 70 साल ले आते हैं, ठीक। और ये बड़े मजे की बात है कि 70 साल में जो बीजेपी के मोरारजी देसाई का समय रहा उनको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और 70 साल में हुआ कैसे नहीं है, दिख तो रही है। अभी आगे देखो और कितना हुआ 70 साल में, ठीक। तो जब जब प्रधानमंत्री बदलता, और राजीव गांधी की जो समझ थी राजनीति को लेकर के वो बचकाना थी। संजय गांधी जो थे वो बहुत तेज थे, वो अपनी दादी पे ही, उस पर इंदिरा गांधी जो थी उस पर ही गए थे बिल्कुल। वो बहुत तेज आदमी था, वो होता तो शायद फारूक अब्दुल्ला को तो पेलता रख के, उसकी बहुत गलती थी, मतलब हाँ पेलता रख के पेलता, वो तो अच्छा, वो पैर नहीं पट गया बेचारा। वो संसद में ऐसे बोलता है चुपे बुड्ढे, दिमाग में बैठ जाए यहाँ पे, ऐसे बोलता है संसद में जब किसी की बात नहीं मानी थी उसको, ठीक है। और राजीव गांधी थे कि हैं आ गए, ठीक है चलो बताओ क्या करना है। तो पहले समझते थे, सीखते थे। अब जब सब समझ में आया जम्मू कश्मीर को कि अच्छा निपट गई, लौंड आ गया, चलो इसकी समझ ज़्यादा नहीं है, उत्कंठ मचाओ, तो मचाना शुरू हो गया। यही होता है, ठीक। अब ये होने के बाद में जो वहाँ का संविधान है, जम्मू कश्मीर का संविधान था, उसमें आर्टिकल 92, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 6 महीने तक क्या रह सकता है, गवर्नर रूल है, तो राष्ट्रपति शासन मतलब उसके बाद लागू होगा। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के बाद लागू होगा, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू किया गया। 1987 में यूनियन गवर्नमेंट ने किसी तरह पर जो ये फारूक अब्दुल्ला थे इसको सीएम बना दिया वापस से, कि ठीक है, बातचीत करके फारूक अब्दुल्ला को वापस से यहाँ पर सीएम बनाया। सर पहले लागू हुआ था वहाँ पे, हाँ ठीक है, फारूक अब्दुल्ला वापस से बन गया सीएम, कि चलो भाई सीएम की पोस्ट पर बैठा दो और काम चल जाएगा हमारा। 1990 में एक एक्ट पास हुआ, ठीक है, 1990 में एक एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट को बोलते हैं वो आसफा, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। अब इसकी जरूरत यहाँ पड़ रही है ज़्यादा। और ये जो एक्ट है अब की बार ये पास हुआ है जम्मू कश्मीर के फेवर में। ये एक्ट हर जगह अलग अलग रूप से काम करता है, इस बार ये जम्मू कश्मीर के लिए लेकर के आए थे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के लिए पास हुआ, इसे बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। कि आर्म, हाँ इस एक्ट का हाँ संसद ही पास करेगी तभी जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में पास लागू हो गया। और तकरीबन ये मान के चलो कि इस एक्ट के लागू होने के बाद भी 10 से 15 साल का समय लग गया, 10 से 15 साल का समय लग गया जो वहाँ के मिलिटेंट्स है उनको कंट्रोल करने में, उनके वहाँ के मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने में इतना समय फिर भी लग गया। सर वो हो गए कंट्रोल, सर वो तो वहाँ तो अभी भी चलता है। अरे भाई कंट्रोल तो धीरे धीरे होता है ना, लेकिन जो पहले आतंक ज़्यादा था वो सब कंट्रोल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। फिर 2002 आया और 2002 में आपकी एनडीए की सरकार बनी, और एनडीए की सरकार में कोशिश की गई
कि किसी तरह सीएम को मैनेज किया जाए वहाँ के, और फारूक अब्दुल्ला फिर से सीएम बने एनडीए की सरकार में भी। 2002 में एनडीए की सरकार में फारूक अब्दुल्ला ही सीएम रहे कि बस किसी तरीके से मामला ये चाहते कि मैनेज हो जाए, ठीक है। और फिर आगे चल करके कई सालों तक इसमें कुछ नहीं हुआ खास, कई साल तक कुछ नहीं हुआ। और फिर एक समय आया जब 2014 आया, और 2014 हमारे देश के प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए, और यहाँ पर आगे कौन? बीजेपी। ऐसा लगा कि देश ही नया पैदा हो गया, जम्मू कश्मीर तो छोड़ दो। और इस बीजेपी में एक मुद्दा था जिसको आप बोलते हो, बीजेपी ने अपने एजेंडे में डाल दिया था कि धारा 370 हटा देंगे। बीजेपी के एजेंडे में था ये। – 2014 बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी का एक खास एजेंडा जिसमें क्या कहते हैं, ये राम मंदिर भी था, ठीक है। राम मंदिर साथ में 370 भी हटाना था, और एक और ट्रिपल तलाक, ठीक। तो इसको लेकर के दो मुद्दे गरमाए हुए थे। 370 हटा नहीं था, और 5 साल निकल गए थे। बीजेपी बनी, पूरे 5 साल निकल गए, 370 का कुछ नहीं हुआ, और लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि आया था बड़ा 370 हटाएगा, ये करेगा, वो करेगा। गुस्सा तो आता ही है, ठीक है। 2019 हुआ, ऐसा लोगों ने कहा कि 19 में जो वोटिंग की वो ईवीएम मशीनों ने वोटिंग की, इन भारतीय लोगों ने नहीं की। लेकिन जो भी किया हो, जिसने भी किया हो, ये सब बेकार की बातें होती हैं। सही बात यही है कि भारतीयों ने खुद चाह करके वोट दी, और प्रधानमंत्री वापस से बने हमारे मोदी जी, ठीक है। और 2019 से पहले ही एक बयान दिया, बयान किसने दिया? वही फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि ऐसा है, एक स्टेटमेंट दी उसने कि 370 तो नहीं हट रही, फिर क्या मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए। फारूक अब्दुल्ला ने बात कह दी, ठीक है। अब सरकार लग गई इसे अपनी इमेज पे लेकर के, अच्छा 370 नहीं हटती, चाहे मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए। और देश में अब हाल में ऐसा रिजल्ट चल रहा है कि अगर आप देश की बात करते हो तो देश में मोदी और अमित शाह को मत छेड़ो तो आप सही रह सकते हो, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें इस पर तो योगी को मत छेड़ो तो आप सुरक्षित रह सकते हो। उस आदमी ने सीधा कमेंट जो तंज कसा वो मोदी और अमित शाह दोनों पे कस दिया कि भाई कोई भी आ जाए 370 नहीं हटती। मोदी जी ने बोला अमित शाह छू लग जा, तेरा भी यही काम है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग है ना, ऐसे मत करो। अब 370 जो हटानी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं पहले बोला या तो संविधान में अमेंडमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करो, लिख दो कि 370 पे वो सारे नियम लागू हो जाएंगे जो कि भारतीय संविधान में है, पूरा संविधान लागू हो जाएगा। हाँ, या तो ये कर दो, या वो डी वाला हिस्सा भी जो था ना, याद है डी 370 का डी बताया था वो वाला हिस्सा, या फिर जो बी वाला हिस्सा है उसमें भी कर सकते हो बदलाव, ठीक है। या एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 373, आर्टिकल 373 इसमें बोला गया, आर्टिकल 373 में इसके लिए वहां के संविधान सभा के रिकमेंड, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के संविधान सभा की जो रिकमेंडेशन है उसकी बात की गई है कि वो रिकमेंडेशन देगी तो हम, और रिकमेंडेशन तब देना जब संविधान सभा हो, रिकमेंडेशन ही नहीं है, संविधान सभा ही नहीं तो कहां से आएगी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग स्टार्टिंग से की उन्होंने, तरीके से हर चीज अलग है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग हुई, ठीक है। बताता हूं, आपको याद होगा कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में जाकर इलेक्शन लड़ी और बिंदास इलेक्शन लड़े, और बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी, क्योंकि बीजेपी के पास इतनी सरकारें, इतने एमएलए हो गए थे कि उसके बिना सरकार बनाना संभव नहीं था। और महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई, क्या हम सरकार बनाएंगे, ठीक है। सरकार बना ली और सरकार कुछ समय चली भी। यही सरकार चली, अब बीजेपी को पता था
ये संविधान के बारे में। और मुझे लग रहा है कि जब सरकार बनी थी वाली, इसलिए बनी। तो विपक्ष ने बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि आप तो कह रहे थे सरकार नहीं बनाएंगे हम, और जो उसको क्या नाम था उसका, जिसको शहीद का दर्जा देने की बात कर रहे थे वो, कि अफजल गुरु कहते हैं, जम्मू कश्मीर मानता कि अफजल गुरु शहीद है, ठीक है, और खुद महबूबा मुफ्ती इस बात को मानती थी। तो बहुत लोगों ने तंज कसा बीजेपी को कि जो जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती अफजल गुरु कहते थे कि इसको शहीद का दर्जा दो, आप उसके साथ जाकर सरकार बना रहे हो हैं। अब आपकी वो बुआ हो गई कि आप सरकार बना लोगे? हाँ, खाला का घर हो गया आप क्या हो। और ये बातें हुई, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये इसी समय से सरकार बनाते ही ये पूरे वकीलों को उन्होंने बिठा दिया था कि बैठ जाओ और रिसर्च करना शुरू कर दो। ढूंढ ढांडी हुई, और फिर आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी ने अचानक सरकार गिरा भी दी, वहां की सरकार गिरी। और अगर सरकार गिरते ही, अब वहां का संविधान यहाँ का संविधान समझ लो, जो मैं आप समझा चुका हूं ऑलरेडी। सरकार गिरते ही वहां क्या होगा, राज्यपाल का शासन लग जाएगा, ठीक है। अब जो राज्यपाल का शासन लगेगा, तो इन्होंने क्या किया, राज्यपाल आमतौर पे जो बनता है, जिसको हम गवर्नर मानते हैं, वो बनता है कोई एक आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुका है, या कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा आदमी है। पहली बार ऐसा हुआ, इन्होंने किसी अफसर को नहीं भेजा, राज्यपाल बन गया सत्यपाल मलिक, अगर याद हो तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल बन गया। और सत्यपाल मलिक जो थे वो बड़े अच्छे, सत्यपाल मलिक नाम है ना, सत्यपाल मलिक, ये बहुत अच्छे बड़े लेवल के राजनीतिज्ञ थे, जो इन सब संविधान की बारीकों को और जो उठा पटक करने थे सरकार के बीच में, इनको अच्छे से समझते थे कि हाँ सरकार क्या क्या स्टेप कब कब ले सकती है और मुझे उसमें क्या भूमिका निभानी है। तो इसलिए मलिक साहब को वहां पे राज्यपाल बना दिया, ठीक है। और इसके बाद अगला जो स्टेप लिया गया वो लिया गया 20/6/2018 को, ठीक है, 20/6/2018 में एक स्टेप लिया गया था। राज्यपाल ने अपनी राय भेजी थी, राज्यपाल ने अपनी राय भेजी थी कि भैया यहाँ के हालात में ये है, और आर्टिकल 92 के तहत, जिसकी हम बात करें आर्टिकल 92 के तहत 6 माह का आपातकाल लग सकता है, ठीक है, इमरजेंसी लग सकती है। तो राज्यपाल ने राय भेजी कि हाँ आर्टिकल 92 के तहत आप लगा दो क्या, इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 92 कर दो इसमें कि आर्टिकल 92 के तहत आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ये बात हो गई, क्योंकि जो भी वहाँ काम होगा, संसद जो काम करेगी, ये राष्ट्रपति जो आदेश देगा, राष्ट्रपति का ये आदेश चल सकता है। और ये लिख देगी राष्ट्रपति का आदेश कब चलेगा, जब राज्यपाल या वहाँ की विधानसभा रिकमेंडेशन देगी। विधानसभा को बीजेपी ने गिरा दिया, सरकार गिरा दी, सरकार गिर गई तो राज्यपाल वहाँ पर शासन चलाएगा, और अब राज्यपाल ही सब कुछ है। और राज्यपाल ने रिकमेंडेशन भेज दी कि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। इधर राष्ट्रपति ने आदेश निकालना अपना, ठीक है। और ये भी क्यों किया गया, बीजेपी समझ लो कसम खा के बैठे थे। एक नाम आपने सुना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के बड़े प्रसिद्ध नेता थे, बीजेपी के नेता थे, बड़े प्रसिद्ध नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने एक बात बोली थी कि एक देश में एक विधान एक संविधान होगा, क्यों दूसरी चीजें होंगी। और ये जम्मू एंड कश्मीर चले गए थे, और जम्मू एंड कश्मीर में जाकर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था, और वहाँ के लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को निपटा दिया कि अच्छा फालतू बोलोगे। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी बड़ी पूजती है एकदम किस तरीके से, ठीक है। और उनका ये एजेंडा ये मानते थे बीजेपी वाले कि कुछ भी हो जाए 370 को हटा करेंगे, क्योंकि 370 हमारे लीडर खा गया, वैसे ही कम लीडर है हमारे पास, ठीक है। फिर 19/12/2018 को अगला स्टेप हुआ, 19/12/2018। ध्यान से दिख रहा तो 6 महीने हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, और राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी, तो राज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा, रिकमेंडेशन है भाई। राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी और उसमें बोल दिया कि अब यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। और किसका उपयोग किया गया, आर्टिकल 356, याद आया। अब शायद आपको सब चीज समझने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि इसलिए सारी चीजें मैंने पहले पढ़ा दी हैं।
ठीक है। अब आर्टिकल 356 क्या होता है तो आपको बताने की जरूरत तो दोबारा है नहीं। 356 लगा दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और 356 को हल्का समझ लो पहले कि 356 भला क्या है। 356 अपने आप में 2 पॉइंटों में आर्टिकल बनाया गया और 356 का एक पॉइंट ऐसा कहता है कि आप ये मान चलो 356 का 1 का क्लोज बी, ये अपने आप में एक बात कहता है, इसका मतलब है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो संसद उस राज्य की विधानसभा या जो असेंबली होगी किसी भी रूप में उसका हिस्सा बनकर काम करेगी। या ऐसा मान के चलो कि अगर किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो देश की या तो संसद या संसद के द्वारा बनाई गई कोई अथॉरिटी, ठीक है, उस राज्य की विधानसभा बन जाएगी, उस राज्य की विधानसभा का वो काम करेगी। क्लियर? जैसे मान लो हम लोग झारखंड या बिहार में 356 लगा दें तो जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो राष्ट्रपति पावर दे रहा संसद को ये कि आप या फिर आप जो अथॉरिटी नियुक्त करोगे बनाओगे वो उस राज्य की विधानसभा के रूप में काम करेगी। समझ में आया ऐसा? ठीक है। तो अब यहाँ पे संसद हो गई, कौन? वहां की जो संविधान सभा है या विधानसभा थी अब वो देश की संसद बन गई है। क्लियर? यानी कि देश की पार्लियामेंट अब जम्मू कश्मीर को चलाएगी यहां बैठे बैठे। सही गेम था? बेहतरीन स्ट्रोक इसे कहते हैं, मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं असल में। इसके बाद इसका एक पॉइंट, मतलब इसका एक और ही पॉइंट है, इसका दूसरा हिस्सा जो 56 का दूसरा हिस्सा है, इसको आप ऐसे मान लो कि जो सेकंड इसका पॉइंट है वो क्या कहता है? आपने 356 या 365 लिख दिया। ओ ठीक है। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कहता है? अगले पॉइंट में लिख दिया कि संसद ही सारे कार्य करेगी। ये भी लिखा है साफ साफ शब्दों में, संसद ही या संसद के द्वारा बनाई गई अथॉरिटी ही सारे कार्य करेगी। ठीक है। कोई कल को कोई ये कहता जी बनेगी काम, ठीक है उसका नाम उससे देंगे लेकिन काम करने थोड़ी बोला गया है, ये भी तो कह सकते थे। तो यहाँ पे भी लिख दिया है, लिखा हुआ पहले से ही है, संविधान बनाने वालों ने लिख दिया कि संसद ही सारे काम करेगी, संसद द्वारा जो अथॉरिटी बनाएगी वही सारे काम करेगी। ठीक है। मतलब लूप होल को छोड़ना ही नहीं था इस बार कि कोई बचा कर ले जाए तो बचा कर दिखाओ। और संविधान का उपयोग कितने अंदर घुस के किया गया सोचो। तो इंसान जो भी था, जितनी टीम रही होगी, बैठ के एक एक लाइन को चाट चाट के पढ़ा हुआ उसने। मैं तो कह रहा हूँ घोट के पी गया वो संविधान को। उस इंसान को बाहर ले आओ, उससे पढ़ लो तो ज्यादा कहीं मिल जाए ना मुझे भी, तो मैं कहूँगा दाता हमें ही पढ़ा दे हमें ही पढ़ा दे। तो इतना बेहतरीन तरीके से संविधान को समझाया। आगे एक आर्टिकल है और देखो, एक आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 3 कहता है संविधान का, क्योंकि पार्ट 1 में आता है और 1 से 4 आर्टिकल जो यूनियन और उसके टेरिटरी यानी कि संघ और राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं, यूनियन और टेरिटरीज की बात करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 3 कहता है राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि रीऑर्गेनाइज करना राज्यों को, स्टेट। ठीक है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कि नए राज्य बनाना। यानी कि एक बात समझ लो कि नए राज्य बनाना हो, 2 राज्यों को तोड़ के आपस में अलग करना हो, ठीक है, 2 राज्यों को आपस में जोड़ना हो, किसी नए राज्यों को शामिल करना हो, किसी राज्यों को बाहर निकालना हो, कुछ भी हो सकता है, या एक राज्य को 4 हिस्सों में तोड़ना हो। इस सब का सब जो हिस्सा आएगा वो आर्टिकल 3 में आ जाएगा। समझ में आई बात? अब समझो कि इन सब का इस्तेमाल कितनी खूबी से किया गया। और अब डेट आती है 5 अगस्त वाली, 5 अगस्त 2019। अमित शाह ने जहाँ खेल शुरू किया और लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। मतलब लोग इतने समझते थे तो काम सब करता गया वो, धड़ाधड़ बस पे ले जाओ। ठीक है। उसे कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं हाई परफॉर्मेंस वाला इंसान। क्लियर कर दोगे? वो भी तो कहते थे महबूबा कि आग से खेलने के समान है, इसे छेड़ना 370। भाई मैं ये कह सकता हूँ इस सरकार ने आग से खेला और बखूबी खेला है।
इसे आता है आग से खेलना। हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो 5 अगस्त 2019 का दिन आया, संसद लगी फटाफट से। ठीक है, और संसद में जाते ही अमित शाह राज्यसभा में एंट्री करे, और राज्यसभा में जाते ही पहले रख दिया उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश। और एक बात तो तय थी कि अगर आप उस पार्लियामेंट के सदन की कार्रवाई को देखोगे ना, सर डायरेक्ट राज्यसभा में ले सीधा राज्यसभा में, अच्छा, अगर आप कह रहे हो ना उस संसद की कार्रवाई को देखोगे, उस दिन की कार्रवाई को देखोगे, 10 मिनट में अपने पास हो गए थे। तो ये बात तो तय थी 10 मिनट कि सारे जो बिल थे, सारे बिल पहले से बन चुके थे। ठीक है, कोई बिल 18 पन्नों का है तो कोई बिल 58 पन्नों का है, और टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, बहुत सूझबूझ से लिखी है, तो टाइम लगता है। ये घंटे आधे घंटे में ला रहे हैं, हाँ भाई ये लो, ये हुआ अगला लो, ये हुआ अगला लो, ये ऐसे कर रहे हैं काम। 3 बिल पास हुए थे ना। ठीक है, हाँ 3-4 बिल पास हुए थे बल्कि। आप समझो यहाँ पे क्या वो राज्यसभा में आदेश पारित करवाया। ठीक है, आदेश पारित करवाया राज्यसभा में। आदेश क्या था? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ने आदेश भेजा, वो पारित करवा दिया। ठीक, आदेश पारित होते ही उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, ये मान के चलो कि 1 घंटा मुश्किल से लगा होगा, इस 1 घंटे में ही जो क्या कहते हैं पहला बिल ले आए। पहला बिल 18 पन्नों का बिल था, वो बिल पेश कर दिया। ठीक है, और उस बिल में ये बात हुई कि जो पार्लियामेंट है अब वही विधानसभा है जम्मू कश्मीर की। ये बात उन्होंने बताई, बोली थी वहाँ पे? लिखी है, नहीं बोली थोड़ा, बोल लो, लिख लो। ठीक है, कुछ लोगों ने तो संविधान खोल लिया कि ये यहाँ लिखा है जी 35A में कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी वही करेगी। ठीक है, तो उनको याद दिलाया गया कि अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले ही आदेश पारित हुआ राष्ट्रपति का, और मैं साफ साफ कह दिया कि पार्लियामेंट ही अब विधानसभा है वहां की। गधो, उन्हें याद दिलाया गया कि संविधान मत खोलो, कोई फायदा नहीं इसको खोलने का, तो ये गेम हो चुका है पहले ही। और जिसको वो पढ़ना था वो उस लाइन को पढ़ ले, वैसा पढ़ता कोई है नहीं। दिया जाता है कि हाँ हम 4 महीने बाद चर्चा करेंगे, 2 दिन बाद चर्चा करेंगे, 6 दिन बाद चर्चा करेंगे, पढ़ता कोई नहीं है। उसे लगता है कि गवर्नमेंट लाई है, अच्छा ही होगा, गवर्नमेंट क्यों अपने आप को क्रिटिसाइज करवाएगी, तो पढ़ता कोई नहीं है। और यहाँ तो होम मिनिस्टर था, खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जैसा इंसान ला रहा है, तो 2 बातें थी, इसके सामने बोले क्यों? क्योंकि आज आप बोलो, कल आपके घर पर IB, CBI जितनी इंटरनेट सब भेज देगा कि बोल के दिखा। ठीक है, तो पंगा ले तो ले कौन? सब बैठ रहे कि चलो ठीक है, जो ये कर रहा करने दो, इसके सामने बेकार है बात करनी। ठीक है, अब इसमें क्या डाला? 370 का सब क्लोज 1, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसमें और देखो इस 370 का सब क्लोज 1 है, इससे पहले ही 4 अगस्त को जो आपके वो थे उमर अब्दुल्ला ने ये आशंका जताई कि शायद मुझे नजरबंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अमित शाह बोले शायद क्यों कहता है, अभी करते रुक, तू शायद कह रहा, चल अंदर, तेरी मनोकामना हम जरूर पूरी करेंगे, उसे नजरबंद। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके साथ में जो भी थे, मोहम्मद मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, जो भी है, इन सबको नजरबंद कर दिया कि जाओ सब अंदर रहो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी, पहले 10,000 सैनिक भेजे, हाँ जी माहौल ना गर्म हो जाए। जब लगा कि कुछ हो सकता है तो वो सैनिक बढ़ते 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 सुना कि 40 से 48 हज़ार तक हो गए। मतलब कश्मीर ऐसे घेर लिया कि कुछ करके दिखाओ, तुम उठाओ पत्थर, आज हम यहाँ पेपर उठाएंगे, तुम वहां उठा के दिखाओ पत्थर, ये तय कर दे उन्हें, तुम करके दिखाओ। अब देख रहे हो कि एक कमेंट, एक स्टेटमेंट कि 370 नहीं हटती, कि अब मैं दिखाता हूं कि कैसे हटती है। तू बोला कैसे? ये ऐसा होता है कि बदला हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कैसे कभी कभी इंसान दिल पे ले जाता है। ठीक है, और पहला जो बिल आया, पहला जो बिल पेश हुआ, उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। एप्लीकेशन टू है
एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ठीक, अब इस बिल के आने से एक बात और हुई। पहला पॉइंट, इस बिल में जो पहला पॉइंट डाला गया उसमें क्या खास कर दिया कि इसमें लिखा कि वो सभी आदेश जो 1954, क्योंकि प्रिंसिपल आदेश तो वही, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है, जो 1954 के सभी प्रावधान जितने भी हैं, ठीक है, ये आदेश 1954 के सभी प्रावधान को सुपरसीड करेगा, ठीक है, जो समय समय पे संशोधित किए गए, यानी कि टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया या फिर टाइम टू टाइम उस आदेश में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ उन सभी को खत्म कर देगा। तो 1954 का अगर आदेश आपका हो जिसको सुपरसीड कर दिया पहले पॉइंट में, तो 1954 के आदेश से क्या आता आपके पास 35 ये आया था, ये तो वहीं से आया था ना, ये खत्म, एक आर्टिकल तो उड़ गया, पता नहीं चला कहां गया। जैसे कहते ना लोगों ने देखा कि कहां से आया और कहां गया पता नहीं चला, क्योंकि संविधान में तो था ही नहीं कभी, तो लोग आज ढूंढे जब ढूंढे कभी नहीं मिलेगा ये, ठीक है, एक तो ये खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें रखा कि भारत के संविधान के सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे अब। 370 वन में लिखा है था 370 सेकंड पॉइंट, इसको हटा लो, ये हटा लो, ये इस बिल में लिखा। हाँ, जो बिल है उसका 1 पॉइंट ये हो गया कि सुपरसीड कर देंगे उसको। सेकंड पॉइंट में क्या लिख दिया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा लागू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू हो गया, ठीक है, तो फिर बचा ही क्या। अब तोड़ो जोड़ो 3 आर्टिकल आगे देखो, और एक आर्टिकल एक और वो है, एक पॉइंट और डाल दिया। एक पॉइंट क्या डाला, आर्टिकल 367 का, कि आर्टिकल 367 इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, आर्टिकल 367 की इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है। और आर्टिकल 367 ये एक बात करता है, ये बड़ा सिंपल आर्टिकल है, इसको ऐसा समझ लो, ये बात करता है क्या, जो एक वो होता है, जब इंटरप्रिटेशन की बात होती है ना आर्टिकल की, तो किसी भी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन होती है जनरल क्लॉज एक्ट से, और इसमें बात की गई है कि जब कभी कोई चीज समझ में ना आए, कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है, तो जनरली उसमें क्या लिखा है उस बातों से उसका मतलब निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन मतलब कोई और नहीं निकालेगा, मतलब निकालेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या पार्लियामेंट निकालेगा मतलब, और जो वो मतलब निकालेगा वो फाइनल माना जाएगा। तो अब किसको निकालना था मतलब, अभी पार्लियामेंट निकालेगा, और अगर बाद में रिव्यू पिटीशन कराएगा तो सुप्रीम कोर्ट निकालेगा, और पार्लियामेंट तो अभी अपने इसमें चल रहा है मस्त, वो तो अपनी धुन में है इस टाइम पर, उतना वो एक आवारा सांड कहते हैं कि मैं तो अभी वही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनके नुमाइंदे बैठे हैं, सुप्रीम नुमाइंदे पूरे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा नहीं इसमें, क्योंकि अभी वो भी दिखाऊंगा, वही सभी लेकर आऊंगा आर्टिकल जहां से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा इनको, जाओ जितना मर्जी करा लो, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों ना, एक एक बारीकी का ध्यान रखा इन्होंने कि कहीं पर भी, क्योंकि अगर गलती जिनके हाथ से मुद्दा निकल गया तो गवर्नमेंट की इतनी बेइज्जती हो जाएगी ना, इतनी बेइज्जती होगी, संभाले ना समझे, तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी है। और सोचो जितने वकीलों की टीम बिठाई गई होगी, अमित शाह जैसा इंसान तो कत्लेआम करवा देगा उनका, कि तुम्हारे चक्कर में मेरा नाम खराब हो गया बे, वो निपटवा देगा सबको। तो वो भी डरे हुए थे कि यार में खतरनाक है, ड्यूटी तो मैं दे दिए, लेकिन सोच समझ करना है इसकी ड्यूटी को पूरा, ये नहीं छोड़ने वाला हमें, ठीक है। तो 303 इस वाले आर्टिकल समझ लो पहले। इस आर्टिकल के अपने आप में 3 हिस्से हैं जो बड़े काम के हैं हमारे लिए। पहला हिस्सा ही कहता है, इसमें पहले में लिखा हुआ जनरल क्लॉज एक्ट, यानी कि इसका प्रयोग संविधान को समझने में किया जाएगा, ठीक है। जनरल क्लॉज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इसी से किया जाएगा संविधान को समझने के लिए। इसका पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, जनरल वो क्या कहते हैं उसको, क्लॉज एक्ट, ठीक है।
सेकंड इसमें पॉइंट है, ये है आपका ऑर्डिनेंस के लिए। ऑर्डिनेंस समझते हो ना क्या होता है? अध्यादेश जिसे कहते हैं हम, कि अध्यादेश के लिए ऑर्डिनेंस आएगा, ठीक है। और ये आगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लिखना पड़ना मुझे, ठीक है। ऑर्डिनेंस को मैं इसमें डाल दिया ऑर्डिनेंस में कि इस संविधान के किसी भी प्रोविजंस के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, इसके हिसाब से, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस की बात हो सकती है इसमें। और थर्ड जो इसका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसमें कहता है कि विदेशी राज्य, ठीक है ना, फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्य फॉरेन स्टेट, कौन सा स्टेट विदेशी राज्य होगा, फॉरेन स्टेट कहलाएगा, ये बात का फैसला केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये वाला राज्य विदेशी राज्य है तो वो राज्य मान जाएगा विदेशी राज्य, वरना नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसका एक और हिस्सा है, पॉइंट नंबर 4। सर विदेशी राज्य से क्या मतलब है? मतलब जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, अगर राष्ट्रपति कल को कह दे कि जम्मू कश्मीर विदेशी राज्य है, उस पर हमारी पावर शक्तियाँ लागू नहीं होंगी, तो वो फिर विदेशी राज्य है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। हमारे देश का ही नहीं, वैसा आप कह देगा, तो इस बात की घोषणा केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट नंबर, ये जो 4 है, इस 4 में भी 2-3 पॉइंट अलग से डाले गए हैं। तो पॉइंट नंबर 4 का 1 पॉइंट जो है, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब की बात की गई है, और यहाँ बोला गया है कि एज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर, ये भी लिखा गया है। बता रहा हूं, मुझे बता दो, यहां जरूर पूछेगा। J&K, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसको जम्मू कश्मीर पे लागू करना है, ठीक है ना, तो हमारा जो संविधान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना भी संविधान है, ठीक है, तो हम संविधान का जो मतलब होगा, ठीक है, वो वही होगा जो हमारा है और जो जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ है। कल को कोई ये ना कहते कि हाँ जी संविधान तो है लेकिन संविधान हमारा जम्मू कश्मीर वाला लागू होगा ना, जो हमारा है वही होगा, एज अप्लाइड टू जम्मू कश्मीर कर दिया इसको। क्या ना, लूप होल कोई नहीं छोड़ा, हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया कि कल को कोई बदल सकता है इस चीज को या पंगे ले सकता है इसमें उठ करके, ये भी बोल दिया, ठीक है। तो अब संविधान जो लागू हो गया जम्मू कश्मीर पे, उसकी बात हो गई। इसका पॉइंट नंबर 2 वो कहता है वो राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सलाह पे काम कर रहा है, ठीक है, वो राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सलाह पर काम कर रहा है, उसके बारे में बात कर दी। इसके पॉइंट नंबर 2 के में गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसकी एडवाइस पे काम कर रहा है, ये बात इसमें कर दी, ठीक है। और इसको कर दिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर या राज्यपाल, क्लियर, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हाँ दोबारा बताओ, देखो ये वाला कि ये वाला, सेकंड वाला, देखो जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर हो सकता है, ये बात तो तय है, लेकिन जो गवर्नर होगा वो कौन होगा, कैसा होगा, उसके बारे में तो कुछ तय नहीं किया गया। तो ये साफ साफ बोल दिया, साफ साफ इसमें ये पॉइंट डाला गया कि कोई एक इंसान जो राज्यपाल बना है और जो राज्यपाल बनेगा, क्योंकि वहां पे विधानसभा चल रही है और राज्यपाल हमेशा विधानसभा की सलाह पे काम करता है, ठीक है। तो ये बात इसमें बोल दी कि वो राज्यपाल जो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा की सलाह पे काम कर रहा है, ठीक है, उसका मतलब ही राज्यपाल होगा, उसका मतलब ही राज्यपाल होगा। अब देखो समझो इसको क्यों बोला गया। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी, ठीक है, उसे अब भारत की संसद कह दिया, ठीक, अब भारत की संसद जम्मू कश्मीर विधानसभा हो गई, तो जम्मू भारत की संसद जो काम बोलेगी वो सलाह दे रही है, इसका मतलब किसको, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को। अच्छा, मतलब जो बॉडी थी उसी को राज्यपाल, बिल्कुल। अब राज्यपाल चाहे उधर के माने, इधर मानो, इधर से मानो, राज्यपाल तो राज्यपाल है, कह दे उसी का मतलब राज्यपाल है, ठीक है। बहुत सोचा गया है। अब मान लो क्या देता कि जी पार्लियामेंट जो है
ये जो राज्यपाल है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा पर काम करेगा। तो कहते हैं यही जो इंसान है इसी का मतलब राज्यपाल रखेंगे हम, क्योंकि राज्यपाल तो बदल भी सकता है, तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल वो हो जाएगा अब। ठीक। और इसके बाद अब एक और चीज समझो, आर्टिकल 370 का पॉइंट नंबर 3 याद है क्या था? 370 का पॉइंट नंबर 3 जो था क्या था वो? 3 उसमें क्या था? देखो पन्ने पिटने पड़ गए। यानी कि संविधान सभा की जो उसमें बात हुई थी उसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही माना जाएगा, ये इसमें कर दिया। ठीक है, 370 का 3 इसमें क्या लिख दिया? इसमें लिख दिया कि जो संविधान सभा है, क्योंकि क्या बोला था कि संविधान सभा होगी, और संविधान सभा तब होगी ना जब संविधान बन रहा होगा। याद है वो बता रहा मैं, एजी नूरानी ने क्या बोला था कि संविधान सभा ही नहीं है, 370 हटाओ कैसे? तो यहाँ अमित शाह था और उसकी टीम थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेटे अभी हटाते हैं, रुको जरा। उसने बोला जब संविधान सभा का जिक्र था 373 में, वो अब क्या हो गई? भारत की पार्लियामेंट हो गई, संसद हो गई। तो उसने जो मरी हुई चीज थी उसे जिंदा कर दिया कि तू हटा। हर एक बारी की पकड़ी इन्होंने कि तू हटा बेटा। अब नूरानी साहब ने जो पढ़ा होगा ना, बेकार वाह, मेरा भी लूप होल पढ़ लिया इन्होंने तो कि मैंने क्या सोचा था। ठीक है, हर चीज ले आया ये बंदा। संविधान सभा भी आ। ठीक है, अब कुछ लोगों ने देखो, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब ये कलम पढ़ रहे थे, कुछ लोग बोले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये है वो है, और कुछ लोगों ने संविधान में भी अड़चन डालने की कोशिश की। अड़चन तो इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब देखो अड़चन एक ऐसे हुई, जैसे आपने सोचा होगा, जैसे एक चीज होती है कि जब भी संविधान सभा या फिर पार्लियामेंट में कोई भी बिल आने वाला होता है तो कहते हैं कि बिल के लिए चर्चा का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि आप हर आधे घंटे में बिल ला रहे हो, एडवांस नोटिस क्यों नहीं दिया हमें? हम पहले तब पढ़ते 6 दिन के बाद बात करते। और अमित शाह को पूरा पता था कि फिर पास नहीं होगा, अटकेगा जरूर मुद्दा ये, और अगर लूप होल एक बार सामने आ गए तो फिर तो तोड़ भी निकाले सकते हैं इसके। ठीक है, तो अमित शाह ने और भी चीजों का ध्यान रखा इसमें, या अमित शाह की टीम ने भी कह लो। और देखो चीजों का ध्यान कैसे रखा कि कुछ आर्टिकल और हैं जो इस चीज को बचा लेते हैं। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा बेहतरीन आर्टिकल बनाया। एक आर्टिकल है 118 और एक है 208। और आर्टिकल 118 208 क्या कहते हैं ये भी समझ लो। आर्टिकल 118 208 कहते हैं कि सदन की कार्यवाही के नियम खुद सदन तय करेगा। समझे? सदन की जो कार्यवाही होगी उसके नियम सदन तय करेगा कि क्या होगी। सदन का सभापति यानी कि, और सभापति तो बीजेपी का ही चाहे वो राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट लगा लो या ओम बिरला लगा लो, है तो बीजेपी का ही। इन्होंने बोला कि जी एडवांस नोटिस, बोला हो गया एडवांस नोटिस, हम कह रहे ना होगा तो होगा, अभी करो। ठीक है, यहां से बचा एक आर्टिकल और जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 122 याद है? तो ये क्या कहता है कि सदन की कोई भी कार्रवाई हो, उसमें कोई भी डिसीजन हो, आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते, वो वहीं मानी जाएगी और वैलिड मानी जाएगी कार्रवाई जो हुई है। तो यहां भी बच गया ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं हो सकते। जिसको तो लग रहा है क्या क्या खेल खेला होगा आज भी लग रहा आज से यश अमित शाह का फैन बन जा। आप सोचो, अच्छा एक बात सोचो, आपको लगता है कि बीजेपी के लोग इतने एजुकेटेड है कितना सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या कोई ना हम जैसे लोग हैं, या अबे हम जैसे भी नहीं है बेटा, ये बहुत, या एक बात IAS भी नहीं है बेटा, उनको भी इतना टाइम नहीं है। या एक बात सोचो कि आपको लगता है कि इतना कुछ किसी एक आदमी ने सोच भी लिया हो। तभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग में ही कि कम से कम 100-150 लोगों की टीम बिठाकर 1-2 दिन का काम भी नहीं है ये, 1.5 साल की प्लानिंग है पूरी की पूरी तरीके से की है। सब खूब तरीके से रेफरेंस लिए गए होंगे, पढ़ा होगा, समझा होगा, एक एक पॉइंट निकाला होगा निचोड़ के, एक पार्ट। हाँ, कि कहीं से कोई लूप होल ना रह जाए, कि इस बार करना तरीके से करना है। ठीक है, तभी तो होगी भारत माता की जय, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, जिस आर्टिकल में बहुत कम लोगों को ध्यान जाता है, इन लोगों ने उस पर भी ध्यान दे दिया इस बार। असल में उस आर्टिकल में लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी ने संविधान में वो डाल दिया था, तो इन्होंने उसको बिठा लिया इस बार, और वो आर्टिकल है 255। और देखो 255 क्या कहता है, बहुत शानदार आर्टिकल है। 18 वाले में क्या था, 118 में और 208 में था कि सदन की कार्रवाई के जो नियम होंगे, जो पार्लियामेंट्री सेशन होता है उसके जो रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे, वो खुद पार्लियामेंट का सदन का हिस्सा ही डिसाइड करेगा। सभापति जो भी है जैसा मर्जी बना लो, वो खुद सदन डिसाइड करेगा, तो जैसा मर्जी एडजस्ट कर लो ना, तो क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर कोई क्वेश्चन उठाता तो सभापति महोदय उठते, कहते आज से और अभी से नए नियम लागू हो रहे ये कर लो, क्या करोगे। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते तुम, ठीक है, कुछ बोलेंगे अच्छा ये है, ले एक और नया नियम। कोई मुंह खोले नया नियम है, क्या फायदा, मुंह नहीं खोले हम तो कहते हैं। जैसे वो बादशाह मूवी देखे तुम लोगों ने, एक मूवी आई थी बादशाह शाहरुख खान वाली, जिसमें वो गंजा को कोल्ड ड्रिंक लगा मार देती है, उसका मुंह हो जाता और जॉनी लीवर बाहर निकलता है, वो शक्ल लेती, मैं अंदर ही हूँ, वो वहीं रुका रहता, वो वॉशरूम में, वो मर चुका है। लेकिन ऐसी निकालत थी कि अच्छा हम नहीं बोलेंगे, आप लगे रहो, क्योंकि नया नियम पटक दिया, क्या फायदा। 255 आर्टिकल कहता है कि यदि कोई ऐसा बिल पेश किया जाए, यदि कोई ऐसा बिल पेश किया जाए जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी हो, समझो, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी हो, और वो सहमति ली ना गई हो, और बिल पास हो जाए सदन के दोनों हिस्सों में, ठीक है, बिल पास हो जाए, तो उस बिल को इस बात पे खारिज नहीं किया सकता कि राष्ट्रपति की सहमति नहीं ली गई। क्योंकि देखो कल जैसे मैंने आपको बताया था, परसों सॉरी, पार्लियामेंट्री जब सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने बताया था ना कि कुछ बिल ऐसे होते थे, मनी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया, कि जिसको पारित कराने के लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति ली जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ लो, कि उसकी जरूरत पड़ेगी, आप पढ़ रही है, ठीक है। तो देखो राज्यसभा है और लोकसभा है, ये दोनों हाउसेज हैं, ठीक है, और दोनों हाउसेज में जब मनी बिल आएगा तो केवल लोकसभा में आएगा, ये बात हम जानते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो यहां पे क्या किया गया, 255 जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया कि कोई ऐसा बिल जिस बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति पहले से ली जानी जरूरी है, ठीक है, लेकिन किसी केस में नहीं ली जा सकी या नहीं ली गई हो, और वो बिल सदनों के दोनों सदन से पास हो जाए, ठीक है, तो उस बिल को केवल इस आधार पे या इस बेस पे खारिज नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति की सहमति पहले नहीं ली गई। राष्ट्रपति अगर बाद में भी सहमति दे दे तो वो माना जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति महोदय ना भी होते, ठीक, तो आइए कहते कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कर रहे हो आप, राष्ट्रपति से सहमति तो ले आओ, तो 255 भी कह रहा है बाद में ले लेंगे, तुम पास करो। और राष्ट्रपति है ही कितना दूर, 500 मीटर पर राष्ट्रपति भवन है, हाँ, और राष्ट्रपति तो बैठा है, आप भेजो आप भेजो, ये लो आगे बढ़ो। और देखो कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, रामनाथ कोविंद जी का भी तो नाम हो रहा है, हाँ, इतिहास याद रखे कि रामनाथ कोविंद ने 35A खत्म किया, 35A खत्म किया, क्योंकि राष्ट्रपति आदेश था 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने निकाला था, ठीक है, और रामनाथ कोविंद ने खत्म किया, तो इतिहास में नाम तो हो रहा है, तो भी खुश से क्या आने दो, क्या पता क्वेश्चन आने लगे पेपरों में कि उस टाइम कौन था प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। तो ये सब समझ में आया हिस्सा। अब बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन के ऊपर, यानी कि जो बिल आए वो किस तरीके से आया, रेजोल्यूशन क्या रहा उनका, यहाँ तक का हो गया। चलो क्लियर कर दो बोर्ड। एक सेकंड, हाँ मतलब थोड़ा सा पॉइंट लिखने का, बिल्कुल। सर ये जनरल क्लॉज एक्ट ये समझ में नहीं आया। देखो जनरल क्लॉज एक्ट होता है, जैसे मान लो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कोई भी एक्ट हो या कोई भी संविधान हो, उसके अंदर कभी कभी जो भाषा लिखी जाती है वो समझ से पर हो जाती है, ठीक है, तो उसको आसान भाषा में समझना होता है।
या फिर अगर कुछ शब्दों का पेच ऐसा फंस गया कि इससे कई मतलब निकल रहे हैं, हो सकता है कि हर शब्द के कई मतलब निकल जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा कि उसको इंटरप्रेटेड किया जाएगा, और जो पार्लियामेंट है वो उसको इंटरप्रिटेशन कर लेगी उसका, फिर जो इंटरप्रिटेशन उसका किया जाएगा वही माना जाएगा। अब देखो एक बात सोचो कि जनरल क्लोज एक्ट अगर नहीं बनता, एक आर्टिकल हटाने के लिए कितने सारे आर्टिकल। अच्छा यूपीएससी कहीं से भी कुछ बिठा देगी इसमें से? क्या यूपीएससी कहीं से भी कुछ बिठा देगी इसमें से? ठाएगी यूपीएससी भाई, वो मजाक थोड़ी है, हमेशा ना कुछ ऐसी ठाल। ठीक है, देख लो। कभी नहीं सोच रहे 370 ऐसा हटा होगा कि ठीक है हटा दिया, आज डूबे गहराई में इसकी। अभी तो चलो और लेकर आ रहा हूँ चीजें, कर लो बोर्ड के लिए कर दूँ। हाँ सब ऐसी चीज का तो ऐसे ही आ रहा हूँ कोई। सही तो कुछ दिमाग में ये लिख कि कोई बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना से पास हो सकता है। पार्लियामेंट से सहमति ले लेंगे बस भाई, हो सकता है राष्ट्रपति देश के बाहर ही गया हो और संविधान संशोधन जरूरी हो, राष्ट्रपति को फोन कर दिया, अभी जल्दी आ जा, उसे आने में लगे 2 दिन, बोले तब तू आया तो हम तैयार करते हैं मामला, तो आके साइन कर दियो भाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान इसलिए कहते हैं बड़ा शानदार बनाया, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे में भी किया जाता है, उसका इस्तेमाल जुगाड़ में भी किया जाता है, ये जुगाड़ में कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। और रेजोल्यूशन में ऐसे कह सकते हैं, देखो ये सीधा लिख के दिया गया बिलों के अंदर साफ साफ, जो बिलों की हेडिंग डाली गई, श्री अमित शाह टू मूव द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। बिल में लिखी है, हेडलाइन ही है, बिल दिखाऊंगा, अगर कल ला सका तो दिखाऊंगा बिल, उसमें साफ साफ लिखी है कि श्री अमित शाह मूव द रेजोल्यूशन फॉलोइंग रेजोल्यूशन, ठीक है, इस तरह लिख दिया है क्योंकि अमित शाह ही बिल प्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक, तो उन्हीं का नाम डाल के भेजा है कि कल को ये भी ना हो जाए कि जिसमें नाम का डाला जो आप दे रहे हो बिल, कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो ना ये भी दिखा दे कि मेरा नाम है और मैं दे सकता हूँ इस बिल को अब यहाँ, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे कहा है बिल मेरी तरफ से जाकर वहाँ रखो, सिंपल, ठीक। अब देखो अब वो वाला हिस्सा हटा, तो अगर अब मोटे तौर पर माने तो संसद यानी कि पार्लियामेंट इक्वल टू विधानसभा इक्वल टू संविधान सभा, समझ में आया, ठीक है, यानी कि A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, यानी कि A इक्वल टू हो गया C, ठीक है। यही तो हुआ। अच्छा यही नहीं हुआ, ये बताओ, सिंपल फॉर्मूला बना दिया, जो जरा तिगड़म वाला फॉर्मूला था उसे सिंपल कर दिया उन्होंने कि अब बोलो, कोई बोल सकता है तो कि A इक्वल टू C बना दिया, ये बन गया, ठीक है। अब 370 में और भी कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी, उन्हें भी समझ लो जरा, फिर और चीज़ समझ में आएगी। तो एक लाइन इस बिल में ऐसे लिखी गई, इसमें लिखा गया कि भारतीय संविधान और उसके वो सभी प्रावधान जो समय समय पर किसी भी रूप में संशोधित होते गए हों, ठीक है, संशोधित होते गए हों, और वो बिना किसी अपवाद के जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे, ठीक है, बिना किसी अपवाद के जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे। अपवाद का मतलब समझो एक्सेप्शनल, कि बिना किसी एक्सेप्शनल के जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएंगे, ये बात लिख दी। और इसके साथ में एक लाइन लिख दी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। समझते हो इस लाइन का मतलब? जब मैंने फार्म एक्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने समझाई थी लाइन, लेकिन कोई नहीं, आज फिर समझा रहा हूँ। अगर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग किसी उसमें जोड़ दो, लाइन में जोड़ दो, ठीक है, टेक्निकल टर्म में, तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी में कुछ भी लिखा हो, किसी में कुछ भी लिखा हो, फिर भी ये बात जो अब लिखी गई है ये प्रभावी होगी, ये मानी जाएगी। समझे? कि अब ये भी तो बचना था कि क्या पता हम 370 को हटा रहे हैं और 370 की बात हम यहाँ लिख रहे हैं, इस बिल में लिख रहे हैं, ठीक है, और इस बिल में लिखने के बाद क्या पता कोई और कहीं से बिल ऐसा आ जाए जिसमें नजर ना गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है मामला। तो इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा, इसलिए वहां पे लाइन जोड़ दी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, कि कहीं पे कुछ भी अब लिखा हो इसके बाद, लेकिन ये बात सबसे पहले लागू होगी और मानी जाएगी। सिंपल,
कि काम खत्म। इसके बाद एक लाइन और जोड़ी गई, कुछ छोड़ा है सर? ना कुछ नहीं छोड़ा। इस लाइन में लिख दिया इन्होंने कि सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजंस, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजंस। और इसका मतलब होता है कि यह है लेकिन उस दूसरी बात को ध्यान में रखते हुए, उस दूसरी बात का आपने ध्यान रखा, ठीक है वो होगी, लेकिन ये है पहले ये है, वो बात जब होगी अभी पहले ये है, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद जो अब आ जाओ वो स्टेट समझाया था ना, पार्ट 6, 7, 8, 9। अब वहां पे पंगा लिया इन्होंने, और वहां पंगा देखो कैसे लिया, 370 हटा, ठीक। और पार्ट 6, पार्ट 7 तो नेहरू जी खत्म ही कर गए थे पूरा। हाँ सर, 7 तो पार्ट 6 और पार्ट 6 का आर्टिकल 152, पार्ट 6 का आर्टिकल 152। जैसे तू कैसे सर पढ़ के बैठ गया, जैसे ऐसे बैठा करके। और पार्ट 6 का आर्टिकल 152, इसमें बाकी मेंबर ऐसे शो देख रहे होंगे, इसमें लिखा था, हाँ शो देख रहे हो क्या कर रहे हैं, करने दो जो कर रहे हैं। इतना शॉर्ट में पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जब ये करा गया होगा तो क्या सीन चला होगा। उन लोगों ने जो बैठे थे ना सदन में, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इसको। जिन्होंने करा होगा, हाँ बनाया सर। ये एक बात देखिए इसमें, जब मैं कह रहा हूँ ये एक आदमी काम नहीं है, ये सोचो जो 100-150 लोगों ने काम किया होगा, टीम ने काम किया होगा, उन्होंने एक दूसरे की बात को कितना रह करके समझ करके अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपस में। मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग तो उनकी अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड से भी ना होगी जितनी उन्होंने आपस में बना ली होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि हाँ एक टीम काम कर सकती है एक साथ, तो भी अच्छा कर सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा तू भी लाया, अच्छा ये पॉइंट था इसमें, तक ये वाला पॉइंट भी था, वो कह रहा जी ये भी अच्छा, ये भी है, इसका और अपडेटेड वर्जन लाओ मेरे पास, ढूंढ के लाओ। उनकी केमिस्ट्री अच्छी चल रही थी आपस में। ठीक, तो अब पार्ट 6 का आर्टिकल 152 जो कहता है कि इस भाग के सारे प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर को, कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी पर लागू होंगे, ये बात थी। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 308, तो 152 में ये बात की गई थी कि जो जम्मू एंड भारत जो क्या कहते हैं, यानी कि इस पार्ट के, ये जो पार्ट है इसके सारे प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे देश पे लागू हो जाएंगे। ठीक है, ये बात थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को तो पार्ट 7 में स्पेशल स्टेटस उसमें डाला गया था। ठीक है, और आर्टिकल 308 ये बात करता है सर्विसेज की, जॉब्स की, कि सर्विस क्या होगी, सर्विसेज को लेकर के बात करता है। तो सर्विसेज में रख दिया, यहाँ पर भी ये बात रखी गई कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश पर लागू होंगे, क्योंकि जॉब्स का उनका अपना रूल था। ठीक है, और एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 363, आर्टिकल 363। ठीक है, और आर्टिकल 363 में एक शब्द होता है, इसे बोलते हैं पूर्व शासक, यानी कि पहले से जो शासक रहे हैं उनकी बात ही करता है। और उसके सामने लिख दिया कि कुछ भी लिखा हो लेकिन भारतीय संविधान ही पूरी तरह से लागू हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि इन दो चीज़ों को इस आर्टिकल से इन्होंने ख़त्म कर दिया कि पूर्व शासक कोई भी है होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, शासक। तो इसके आगे इन्होंने लिख दिया कि कुछ भी लिखा हो लेकिन भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। अब तो शासक वासक जो भी है सारे खत्म, मामला निपटा दिया कि भाई खत्म करो मामला। ठीक है, अब एक आर्टिकल और है जो बहुत ही मुद्दे वाला था, उसे भी समझ लो। 308 में सारी सर्विसेज बंद कर दी। सर्विसेज बंद नहीं की, मतलब सर्विसेज के बारे में बात करता है। ठीक है, और सर्विसेज के लिए जब जम्मू कश्मीर की अपनी सर्विस चलती है ना पहले से ही कि वहाँ पर हम इसको आरक्षण देंगे, इसको देंगे, सब करके, तो उसके बारे में बात है इसमें, अभी समझाऊंगा। ये भी एक आर्टिकल है आर्टिकल 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपीएससी इसको आराम से पूछ सकते कभी भी। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है कि जब जब भारत सरकार को लगे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। साफ शब्दों में कहता है, क्या कन्फ्यूजन होने लगी? सर आर्टिकल देख के
अच्छा 143 ओके। और देखो ये जैसा ये आर्टिकल का मतलब आप समझ रहे हो ना मन में, ठीक है। 143 तो 143 के दो मतलब एक तरह से कि मान लो आपने किसी को बोला कि आई लव यू, ठीक है। तो आप ये जानते हो जब आप किसी को आई लव यू बोलते हो तो उसके दो अधिकार है, या तो वो एक्सेप्ट करे या मना करे, ठीक है। सेम टिट्टो यहाँ कॉपी पेस्ट मान लो, हाँ बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब समझो कॉपी पेस्ट कैसे होता है। प्रेसिडेंट टू कंसर्न सुप्रीम कोर्ट। हाँ ठीक है, अब समझो क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यानी भारत सरकार मान लो, प्रेसिडेंट मान लो, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। तो 43 का 1 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि सलाह दे या ना दे, ठीक है। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि सलाह दे या ना दे। और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी दे तो यह भारत सरकार की मर्जी है कि सलाह को माने या ना माने। सिंपल। समझ में आया? चल क्या रहा है? ये पूरा गेम है। क्या चल रहा है? एक तरह से बोल भी रहे हो, फिर बाद में बनाओ। ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ऐसा ही पहले से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका भी यहाँ लाभ मिला, देखना भी लाभ कैसे मिला, इसका भी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो भाई क्या होगा ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन का डाला इन्होंने मामला कि यहाँ भी रिव्यू पिटिशन कर लो, ठीक। सुप्रीम कोर्ट बनागा तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति क्या कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दो। सुप्रीम कोर्ट मैं सलाह नहीं दे रहा, कह सकता है। या दे भी दे तो आ सकेगा माने नहीं दे, हम नहीं मानने तुम्हारी सलाह, ठीक। नहीं, इसमें एक और भी पेच है, अभी देखो इसका अगला पॉइंट 143 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। ये कहेगा कि ऐसे मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही होगी, यानी कि इसमें तो मर्जी है कि दे या ना दे और माने ना माने, लेकिन 143 का 2 कहता है कि ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी हो जाता है कि सलाह देनी ही होगी, ठीक है। तो ऐसे जो मामले होंगे वो भारत सरकार और पूर्व शासकों के मामले में ही होगी। समझ में आई बात? दोबारा बता दें। देखो ये वाला जो मामला है, यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने की बाध्यता है, कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करता तो सलाह उसे देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बात रख दी कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन वो सलाह कब देगा? तो भारत सरकार को देगा, ठीक। या फिर जो पूर्व के शासक हैं, जिनकी बात अभी हमने देख ली ये वाली आर्टिकल में, ठीक है ना, इनके किसी मुद्दे पर सलाह देगा, ठीक। और यहां से बच सकते थे तो इस आर्टिकल में उड़ा दिया था कि कोई पूर्व शासक ही नहीं है, धक्का दो, सलाह ही कहाँ मिलेगी फिर। उसमें तो क्लियर ही है, मानना ना मानना। भाई यहाँ तो ये कि सलाह दे या न दे, ये माने ना माने, लेकिन वो इसके तहत भी जा सकते थे। उन्होंने बोला पूर्व शासक वाले ही हटाओ, काम ही खत्म करो, उन्होंने ये भी हटा दिया, ठीक। पूर्व शासक पर सलाह दे सकते थे। हाँ, पूर्व शासक के मामलों में सलाह पूर्व शासक कि भाई ये क्या होंगे, क्या भाई पूर्व शासक तो बोलते भाई हमारे प्रीवियस पर्स से वो खत्म कर दिए, हमें ऐसे रहना है, हमारे तो हमें आपने बोला था हैदराबाद की रियासत उठ के आज बोल दे कि जी हम तो इंडिपेंडेंट थे, हम ऐसा आपने प्रॉमिस किया। अब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगेगा कि हाँ भाई जो इनसे वादा किया था वो आज मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है बेकार की बात है, मत मानो, काम खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने ना माने वो उसका क्या, राष्ट्रपति हाँ इन्हीं की बात ठीक है, ओके हो गया। जो जुडिशरी रिव्यू है ना। और देखो एक बात समझ लो, जब सुप्रीम कोर्ट सलाह किसी मामले में देता है तो कम से कम 5 जजों की बेंच बनाई जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जज से कम की बन ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, 5 जजों ने फैसला दिया, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति भी साहब बोल देगा भैया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया है तो सही ही होगा, इससे क्या कर लोगे? राष्ट्रपति ने कह दिया भाई यही चलेगा, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट को भी तो भारत में रहना है, ठीक है। सब समझदार आदमी है, ज़्यादा मैं बोलता नहीं। इतना बड़ा मुद्दा रिजॉल्व बनाएंगे। हाँ, सबका भाई सबका नाम हो रहा है,
सुप्रीम कोर्ट का भी नाम हो रहा है इसमें। इसके बाद एक आता है इसमें अदर्स वाला हिस्सा, अदर्स भी है कि कुछ और भी मामला फंस सकते हैं, हो सकता है कि अदर्स में क्या है। तो अदर्स में लिख दिया कि किसी में कुछ भी लिखा हो, किसी में कुछ भी लिखा हो वो सब खत्म हो जाएगा। अब याद करो 370 का 3 अदर्स था। हाँ सर क्या बताया अदर्स वाला मामला पता था ना, इसके सामने लिख दिया किसी में कुछ भी लिखा हो सब खत्म हो जाएगा। अब 370 वाला तीसरे वाला हिस्सा अदर्स बताया था मैंने पॉइंट। क्या हो रहा है? चितरी में पटरी में क्या ना, एक एक चीज निकाल के उधेड़ उधेड़ के मारा इस बार कि तू हाथ डाल, तू बच के दिखा शामा, अब तू बच के दिखा। ठीक, अब सितंबर के समय में 2 आदेश आए थे, यानी कि पॉइंट नंबर सितंबर की अगर हम बात करें, यानी स्टेप सोचो आप, छोड़ो सितंबर को फिलहाल, अगर स्टेप वाइज चले तो पहला स्टेप क्या लिया, पहले स्टेप में क्या हुआ, जो वो था राष्ट्रपति का आदेश 354 वाला खत्म किया, पहला स्टेप यही था ना। हाँ जी सर खत्म कर दिया। अमित शाह आए कि ये लो राष्ट्रपति का नया आदेश, और इस राष्ट्रपति इसमें लिखा है कि 1954 का जो आदेश था वो खत्म हो रहा और आज से ये आदेश चलेगा राष्ट्रपति का, खत्म। 335 से गया। अगला स्टेप संविधान संसद इक्वल टू बस हो गया काम। और अगला स्टेप रेजोल्यूशन, अगला स्टेप रेजोल्यूशन। अब देखो तो इस रेजोल्यूशन वाले स्टेप में चलो, क्लियर कर दूं, क्या टाइम हो गया, चलने दो सर अभी। खत्म ही करूंगा आज। अभी तो मजा आया। मुद्दा तो खत्म ही करूंगा आज, हो जाएगा बस थोड़ी देर में हो जाएगा। अब रेजोल्यूशन में 2 हिस्से मान के चलो इस रेजोल्यूशन के भी, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 में 370 का क्लोज 3 की बात करते हैं। 370 का क्लोज 3, और इसमें अगर आपको ध्यान हो तो एक बात और लिखी थी, संविधान सभा की रिकमेंडेशन। कॉन्करेंस एक शब्द था, एक शब्द था रिकमेंडेशन, तो संविधान सभा की रिकमेंडेशन, और संविधान सभा को अब क्या बना दिया, पार्लियामेंट। तो अब रिकमेंडेशन किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की, सिंपल। तो फिर इसके बाद एक और बिल पेश हुआ, ठीक है, मुद्दा तीसरा बिल। अमित शाह ने बोला जल्दी करो, पीछे लाइन है, जल्दी जल्दी करो, इतना क्या सोच रहे हो, बाद में पढ़ लेना, टाइम नहीं है अपने पास आज, ठीक है। तुरंत अमित शाह एक और बिल लेगा, और बिल का नाम बड़ा शानदार रखा। देखो इस बिल के नाम से पता लग गया कि क्या होने वाला है, और बिल का नाम देखो, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 कि भैया लो। और अब एक बात देखी, एक हिस्सा मैंने दिखाया था इसमें कि जम्मू एंड कश्मीर में 2 ही आर्टिकल लागू होंगे, एक आर्टिकल नंबर 1, एक तो 370 और एक आर्टिकल 1 लागू हो रहा था। तो अब क्या कर दिया, जैसे 370 खत्म हुआ, ठीक है, आर्टिकल 3 लागू कर दिया। आर्टिकल 3 तो वो था ना, याद है भी, उसका रीऑर्गेनाइज करना, स्टेट को दोबारा बनाना, स्टेट को तोड़ना, स्टेट को जोड़ना, ठीक है, चलो तो पूरा ही आ गया मेरे। पूरा आर्टिकल लागू कर दिया कि लो आर्टिकल 370 खत्म हुआ, 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 3 लागू कर दिया कि भैया ये लागू हो गया। और आर्टिकल 3 के तहत जो शर्तें हैं उसमें बात साफ साफ लिखा गया कि राज्य से पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल 3 में कंडीशन आती है, और वहाँ साफ साफ ये बात लिखी गई है कि राज्य से पूछा जाएगा जब उसका आप पुनर्गठन कर रहे होंगे, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे आप उसका, ठीक है, तो पूछा जाएगा। और राज्य से पूछने का मतलब जो राज्य की विधानसभा है उससे तो पूछेंगे, पार्लियामेंट आदि विधानसभा है कि पूछ लो। और अमित शाह ने कहा हाँ जी कह रहा हूँ, तुरंत करो, रोक के दिखाओ, बदलो बदलो बदलो। देखा क्या शानदार खेल खेला, रख के खेला है। मैं तो चाहता ही हूँ। और इसके बाद 19/12/2018
का जो समय था हल्का सा पीछे लेके चलो। और इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की थी, ठीक है, जो अधिसूचना जारी की थी उसमें सेकंड पॉइंट था कि जिस पे हमने बात की थी अभी, जो अब से संसद ही विधानसभा का काम करेगी। याद है अभी जो लिखवाया था, संसद ही विधानसभा काम करेगी, ठीक है। तो जब संसद विधानसभा काम करेगी तो इसमें खास बात देखो क्या रखी गई। और अब इसके बाद में जो बिल आया अगला, वो बिल मतलब बिल तो यही था जो इसको बिल का नाम अब ऐसा था कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और ये बिल 58 पेज का बिल है भाई। अब सोचो 58 पेज का बिल एकदम से तो आ नहीं सकता, तुरंत आया 5-10 मिनट के बाद कि लाओ बिल। 10 मिनट के बाद हाँ मतलब सब एक साथ चल रहा था, सांस भी नहीं लेने दी इस आदमी ने किसी को। जब तुम लंच कर लो, वो लंच तो हो जाएगा, आज 370 कर लो, आज इस पे खेलते हैं पूरा। लंच तो होता रहता, रोज होता। और फिर सोचो इसके बाद पार्लियामेंट में लोगों ने खाना खाया होगा, खाते ना कैंटीन में, तो लोग तो खाते थे, हुआ क्या था बेटा, समझ में आया किसी को हुआ क्या था? आज लोग तो गेम हुआ क्या है, पिक्चर अच्छी चली थी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक आर्टिकल है आर्टिकल 4। देखो आर्टिकल 4 की खासियत है, जैसे आर्टिकल 3 राज्यों के बारे में कहता है, उनके पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहता है, तो आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि इस आर्टिकल 4 के तहत जो भी काम किया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा, है तो राज्य के गठन के बारे में ही, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है जो भी काम इसमें किया जा रहा है, जो भी बिल पास होगा, वो आर्टिकल 1 या फिर ये कह लो शेड्यूल 1, ठीक है, 1 और शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 आपको याद है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और शेड्यूल 4 क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। याद आया, कौन सा शेड्यूल 4। सॉरी हाँ ठीक है 4 ये अमित शाह मारेगा तो ये मैं छोड़ कहेगा लूप होल निकालना मेरे काम में। वो भी करा दिया। 4th शेड्यूल। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था कि ये जो अमेंडमेंट होते हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा माना जाएगा, लेकिन इन्होंने और होशियारी खेली यहाँ पे। और होशियारी क्या खेली, इन्होंने आर्टिकल 4 का सहारा लिया और ये पास कैसे किया। आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 4 के तहत जो भी अमेंडमेंट होगा, ठीक है, वो किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट कराओ, वो जो अमेंडमेंट होगा तो इसके बदलाव, इसमें बदलाव तो होगा, लेकिन फिर भी इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। समझे, राज्यों के पुनर्गठन का बदलाव तो होगा, पुनर्गठन किए जाएंगे, लेकिन अगर राज्यों का पुनर्गठन आर्टिकल 4 के तहत कर रहे हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानोगे। क्लियर, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो इससे और काम बच गया। और इस काम बचने से क्या हुआ, अब बड़े शानदार से क्या किया इन्होंने, नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। शेड्यूल 1 का सारा क्यों लिया गया, इसको 2 पार्ट में तोड़ने के लिए। अब देखो क्या तोड़ा गया, 1 पार्ट और 2 पार्ट। 1 पार्ट में तो आपका यही रखा गया लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, एक हिस्सा बन गया आपका क्या लद्दाख, और एक हिस्सा क्या बन गया जम्मू एंड कश्मीर। और दोनों को क्या किया, राज्य बनाने से पहले, राज्य तो बनाया ही नहीं खेला अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि राज्य बनाते तो फिर राज्यपाल, सरकार, विधानसभा को करना पड़ता। अपने कंट्रोल में रखेंगे जी पहले, और अपने कंट्रोल में रखने के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया कि यूटी बनाओ इन्हें, ठीक है। और यूटी पे पावर चलती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अमित शाह की चलनी है, और अमित शाह पूरा बैठा भरा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूटी बनाया। और यूटी भी देखो कैसे, मजाक नहीं ना, यूटी पे भी तरीके से बनाया, यूटी कंट्रोल करके पूरा। लद्दाख को यूटी जो बनाया है वो बनाया है 239 के तहत। आर्टिकल 239 है जो यूटी बनाने का आर्टिकल है, उसके तहत इसको बना लिया यूटी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के तहत क्या किया, इसको जो यूटी बनाया गया, ये बनाया गया है यूटी 239A के तहत। यहाँ पे ये आर्टिकल किया है, ठीक।
आर्टिकल 239 ए के तहत जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया, और 239 ए के तहत हमारे देश में ये केवल दूसरी यूटी बनी है। इससे पहले जो यूटी बनी थी वो थी पौंडुचेरी, ठीक। और दिल्ली जो है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली में भी विधानसभा चलती है। तो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी जो है वो आर्टिकल 239 AA के तहत है, और इसीलिए दिल्ली की पावर थोड़ी सी कम है। जो अधिकार पौंडुचेरी को मिले यूटी बनते वो दिल्ली को कम मिले हुए हैं। जैसे आप देखो दिल्ली का सीएम हमें चिल्लाता रहता है कि मेरे को पुलिस दे दो, हाँ, मेरे को जमीन दे दो, कोविड के टाइम में। ठीक है, और मेरे को वो क्या कहते हैं उसे, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे दो मुझे, तो वो सब नहीं मिलती बेचारे को। तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पर, ठीक है। तो 239A जो संबंध करती है पौंडुचेरी से करती है, और जहाँ पर यूटी नहीं है, मान लो ये वाला हिस्सा, जब ये हिस्सा तो या तो विधानसभा बनेगी, ये जो हिस्सा है इसके अंदर नॉर्मली एलजी ही शासन चलाएगा, कोई भी एलजीओ को सब बिठा देंगे। शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मतलब रीऑर्गेनाइज करेंगे तो अमेंडमेंट नहीं करना, ये था। देखो होता क्या, मैं बताऊँ, सुनो, जब भी आप शेड्यूल के अंदर जाके बदलाव करोगे, शेड्यूल अलग है, आर्टिकल अलग है, किसी भी शेड्यूल में बदलाव करोगे तो शेड्यूल में बदलाव करने पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसी बात से बचने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इसी बात से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 4 का सारा ले लिया। और आर्टिकल 4 में ये बात लिखी गई है कि आप जो बदलाव करोगे राज्यों के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना नहीं जाएगा, ठीक। और वहाँ पे इन्होंने बस लिख दिया, सिंपल था कि वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में हम बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा को सीट भी देनी है और नाम भी जोड़ना अपने में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ अब, ठीक है। बहुत शाड़ा है, ठीक। और इसके तहत ये एलजी काम कर लेगा, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा बन जाएगी। और अगर पुडुचेरी की बात करें, ठीक है, यानी इसको आधार बना लिया एक प्रकार से, पुडुचेरी को आधार बनाकर एक काम कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें राज्यसभा की 4 सीटें। अब आपको याद आया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 4 लोगों को इंक्लूड किया गया था, याद आया। उन 4 लोगों को राज्यसभा में सीट दे रखी थी, वो चले जा रहा था हमेशा, ठीक है। तो वहाँ भी बदलाव तो करना ही था, तो इसीलिए इस आर्टिकल को छेड़ा। ये शेड्यूल, ये इसके बारे में कहता है अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, इस आर्टिकल को छेड़ा। और यहाँ पे क्या किया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के 4 लोग पहले से चुने हुए थे राज्यसभा में, ठीक है, यहाँ इनमें लिख दिया कि वो लोगों को मान लिया जाएगा कि वो राज्यसभा की प्रक्रिया के द्वारा चुने, उनको एज इट ही जगह दी जाएगी, ऐसे ही। क्लियर। तो कल को वो अल्लाह भी नहीं करेंगे कि हमारे 4 सीटें छीन ली आपने, ये कर दिया वो कर दिया। वो थे एज इट मान लेंगे उसी प्रोसेस से, जो अभी राज्यसभा में हमारे नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है ना, कि उसी मान लेंगे हम ये कि उसी प्रोसेस से आपको सीट मिली है, तो आपकी सीट ऐसी प्रकार रहेगी। वो हिस्सा भी इन्होंने इनका खत्म कर दिया। तो राज्यसभा में जो अभी सीटें जम्मू कश्मीर की वो 4 हैं, जो दिल्ली है, दिल्ली की है 3 सीटें, और पुडुचेरी की इसमें 1 सीट है राज्यसभा में, ठीक है। तब यूनियन टेरिटरी में ये हिस्सा हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा में 5 सीटें थी पहले, इन्होंने अब भी 5 कर दी कि भैया आप अब भी 5 लो, कोई छेड़छाड़ मत करो ही मत। लोकसभा में 1 सीट थी, अब भी कर दी 1। सॉरी, लद्दाख में 1 सीट थी, वो अभी भी 1 कर दी कि भैया 1 ही रखो, हमें कोई वो नहीं है। राज्यसभा में हाँ, राज्यसभा में 1 थी, तो 1 है, सब कुछ ऐसे का ऐसे रखा है, उसमें कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा थी, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा थी, उसमें आप ऐसे मान के चलो कि ये सीटों को जो बंटवारा था ऐसा था, वो 87 + 24 और +2, 87 सीट पे इलेक्शन था, 24 सीटों पे रोका हुआ था, और 2 सीटें और ये होते ना, इनको ऐड करो तो 111 बताया टोटल था, 111 सीटें, 100। याद आया। 111 वो पाक ऑक्यूपाई वाली रखी हुई है उन्होंने कि इन पर बाद में कराएंगे जब हो जाएगा। ये जो 2, हाँ, ये जो 2 सीट ये वाली हैं, ये 2 सीट थी वहाँ की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें। जैसे होता है ना एंग्लो इंडियन था हमारे यहाँ पर, वहाँ एंग्लो इंडियन की जरूरत नहीं थी,
तो वहाँ बोल दे कि अगर राज्यपाल को लगेगा कि भाई जो वुमेन है, फीमेल है, वुमेन है, उनका वर्चस्व कम है, तो वो 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता है। सर ये इकलौता राज्य था पहले ऐसा। ये क्वेश्चन क्या है? सर 24 है। पाक ऑक्यूपाई जो कश्मीर हमारा था उसकी सीटें हो सकती हैं कि भाई वहाँ पर अंदाजा लगा कि इतनी सीटें वहाँ की होंगी। और ये क्वेश्चन उसी दौरान बहुत पूछा गया है। हाँ। समझ में आ रहा है क्यों? उस दौरान पढ़ लिया होता। नहीं, ऑप्शन तो सही मारा था। अच्छा, ऑप्शन नहीं मारा पेपर में सही मारा। था, चलो ठीक है, ठीक है। और देखो इलेक्शन भी कैसे हो रहा था, इसको भी समझो। तो जो 87 सीटें ये कैसे बटी हुई थी, इनका बंटवारा हो गया 3 हिस्सों में एक तरह से। और जो कश्मीर के हिस्से में तकरीबन 46 सीटें थी, जो 46 सीटें थी वो थी कश्मीर में, ठीक। और जो 46 में 37 सीटें जो थी वो थी जम्मू में। जम्मू में 37 सीटें थी और 4 सीटें लद्दाख में थी जो अब ख़त्म कर दी गई हैं। ये लद्दाख में थी जो अब ख़त्म हो गई हैं एक तरह से, ठीक। अब मोटे तौर पर मान के चले तो हम ये वाली और ये वाली जोड़ लो, तकरीबन 83 सीट बनती हैं। 83 सीटें, और जिनको अब थोड़ा और बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये कर दिए हैं 7 सीटें इसमें और बढ़ा दी गई हैं। 7 सीटें इसमें और बढ़ा दी गई हैं, तो ये कर दिया 90 + 24 + 2 बना दिया। अब ये ऐसे कर दिया है, ठीक है। 7 सीट में और बढ़ा दी, 7 सीट में यही बढ़ाई ना। 4 सीटें तो लद्दाख वाली हो गई, ठीक, और 3 सीटें इन्होंने और इंक्रीज की हैं। ये करके 7 सीटें ऐसे बढ़ा दी इन्होंने, और 7 सीटें बढ़ा करके इन्होंने अपना ये सिस्टम बना दिया। तो जो 111 थी उनको 114 कर दिया, और टोटल मिला करके आपकी सीटें 114 हो गई। और इस तरीके से अब एक और ख़ास बात हुई, जो SC ST थे, SC का रिजर्वेशन पहले था, ST को और दे दिया अब, क्योंकि अब तो पूरा देश का संविधान लागू होगा इस पर, ठीक है। जो मिनिस्ट्री हमारी होती है, और मैंने पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ा समझाया था, जो मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री कितने % होती है? 15%। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है उसके 15% की मिनिस्ट्री होगी। ये बात साफ थी। तो लगा लो अब मिनिस्ट्री का हिसाब ऐसा लगा लेते हैं मोटा मोटा, ये मिनिस्टर को ले लें, 15% मिनिस्ट्री में चाहिए, तो 545 मिनिस्टर हुए हमारे, सॉरी 545 मेंबर हुए। तो 545 का 15% करो, कितना हो गया? तकरीबन 54.5, ठीक है। 54.5 इधर से राज्यसभा का निकाल लो तो 27.5 राज्यसभा का हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 22.5 के आसपास मिनिस्ट्री बनेगी। और आदमी तो 1.25 या 1.5 नहीं होते ना, आदमी तो पूरे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात बोल दी कि 22 टोटल, अगर पार्लियामेंट होगा 22 मिनिस्टर्स, 82 मिनिस्टर्स होंगे, 82 मिनिस्टर माने गए, ठीक है ना। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री सहित कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? 82 मिनिस्टर हो सकते हैं। और भारत के हर राज्य पे यही रूल लागू है। एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है, दिल्ली। दिल्ली के केस में यहाँ क्या किया गया है, ये 15% ना होकर के 10% है, ठीक है, 10% है। यानी कि दिल्ली में कितने MLA दिल्ली में? दिल्ली में 70 MLA हैं, तो 70 का 10% कितना होगा? 700 पे 7, तो वहाँ पे 7 मिनिस्टर बन सकते हैं CM सहित। CM सहित 7 मिनिस्टर बनेंगे। और यही सेम रूल जम्मू एंड कश्मीर पे लागू किया गया कि 10% ही होगा, मामला 10% ही होगा। सर ये 4 लद्दाख की कैंसिल, क्या 4 उसकी सीट होगी ना यहाँ पर, क्या कहते हैं MLA की, जो खत्म कर दी गई लद्दाख से। लद्दाख में क्या, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी बना दी ना, वहाँ तो कोई होगा ही नहीं, वहाँ तो विधानसभा ही नहीं है, तो क्या जरूरत है, वो यहाँ से खत्म करके यहाँ बढ़ा दी, ठीक है। तो अब जो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा जो है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मान के चलो कि कितने हो गए? 114 हो गए, 111 के 114 हो गए। तो 114 के कितने लोग बनेंगे मिनिस्टर? 114 में से आप 11 मंत्री मान के चलो, 11 लोग मंत्री बन सकते हैं 10% के हिसाब से,
11 मंत्री या बहुत हुआ तो 12 मंत्री, इतने आप मंत्री बन सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो सर्विस वाला हिस्सा आया कि भाई सर्विस कैसे एलोकेशन की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस क्या देगी इनको। तो सर्विस वाले हिस्से में 2 हिस्से होते हैं, वो भी समझ लो। जो सर्विस वाला इसका हिस्सा है उसमें स्टेट सर्विस है, और स्टेट सर्विस रखी गई लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, स्टेट सर्विस है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ जो सर्विस है उसमें कुछ सर्विस ये भी हैं जो ऑल इंडिया सर्विस होंगी। यहाँ तो राज्यपाल देगा ही देगा, ठीक है, उसके बाद चलेंगे ऑल इंडिया सर्विस होंगी, ऑल इंडिया सर्विस। और ऑल इंडिया सर्विस में कौन सी आती है आपके साथ, आपकी आईएएस हो गई, आईपीएस हो गई, एक हो गई आईएएस, एक हो गई आईपीएस और एक हो गई आईएफओएस, हाँ फॉरेस्ट सर्विस। तो ये हो गई आपकी है, आईआरएस भी है, लेकिन मैं बस नॉर्मली कुछ सर्विस की बात कर रहा हूँ, आप आईआरएस भी ले लो, बात तो एक ही है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस में सारी आ जाएंगी वैसे तो, बल्कि ये जो 2 सर्विस हो गई ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे तो ऑल इंडिया सर्विस ही। तो यहाँ पे इनको बोल दिया जो कार्डर होगा, कार्डर वो डिवीजन के हिसाब से काट लेगा और कार्डर का डिवीजन करेगा एलजी। कार्डर जो बनेगा कार्डर का डिवीजन करेगा एलजी। और ये सारी जो चीज़ लागू होनी थी वो होनी थी 31 अक्टूबर 2019 से, कि 2019 से ऐसे लागू हो जाएंगे। ठीक है, और बात की कार्डर की, तो कार्डर में बोल दिया कि एगमुट कार्डर में इसको डाल देंगे। एगमुट एक कार्डर होता है, एगमुट में जो कार्डर है इसमें जो ए है उसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश, जी का मतलब गोवा, एम का मतलब मिजोरम और यूटी जो बचा इसका मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में है दिल्ली आ गई, पुडुचेरी आ गई, बाकी सारी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, सॉरी ये हाँ लद्दाख भी अब तो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, ये सारी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दी गई। ठीक है, और अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी जोड़ दिया गया, ये कार्डर हो जाएगा। और जो कुछ कानून बने होते हैं अलग से, जैसे आप एक कानून जानते होंगे जिसको मैंने पढ़ाया भी उसमें बहुत डीपली यूसीसी में, आईपीसी, समझते हो ना आईपीसी क्या होता है? अब क्या है आईपीसी का फुल फॉर्म? बिल्कुल, इंडियन पिनल कोड होता है, एक होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक होता है मान लो राइट टू एजुकेशन। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ऐसी बात नहीं पहले नहीं थे, पहले भी थे। पहले आईपीसी ना चल के जम्मू कश्मीर में चलता था आरपीसी। आरपीसी का मतलब होता था रणवीर दंड संहिता। रणवीर जो थे वहाँ के कोई शासक थे, तो उन्होंने वो दंड संहिता बनाई थी, तो उन्हीं के नाम पे चल रही थी वो। ये रणवीर सिंह वाला रणवीर नहीं है, जैसे आप समझ लो कभी अनुष्को क्या नाम था उसका, दीपिका वाले ने बना दिया कुछ, तो उसका नहीं है। रणवीर दंड संहिता वहाँ चलती थी आरपीसी, और वहाँ पे ये चलता था कि जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राइट टू एजुकेशन, ये स्टेप चलते थे वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर के नाम से ही बात यहाँ पे चलती थी। तो अब से ये पूरी तरह लागू हो गए हैं, पहले इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस था, अब पूरे उस तरह से लागू हो गए हैं। इसके बाद में एक कानून और था जिसको बोलते हैं परमिट ऑफ री सेटलमेंट एक्ट 1982। ठीक है, और ये कानून कहता था कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, वो भी परमानेंटली बसने के लिए, यदि कोई व्यक्ति परमानेंटली बसने के लिए पाकिस्तान चला जाएगा और 10, 15, 20 साल रहने के बाद वो वापस जम्मू एंड कश्मीर आए और उसे लगे कि नहीं मैं पाकिस्तान में खुश नहीं था, मुझे जम्मू एंड कश्मीर में खुशी मिल रही है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थायी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, ठीक,
और भारत में रहने के बाद वो जम्मू एंड कश्मीर जा रहा कहे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नागरिकता मिलनी चाहिए वापस, मैं जम्मू एंड कश्मीर रहना चाहता हूँ। वो क्या ना बाबा ना, अब नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ा मजाक था। तो इसके साथ में ये वाला जो एक्ट है वो भी रिपील किया गया, इसे भी ख़त्म करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये था आपका 370 का पूरा मुद्दा। सर एक बात बताओ, मतलब कोई जम्मू कश्मीर से निकल के भारत में आता है और फिर वापस आता है तो मना कर देंगे? तो मना कर देंगे। मतलब पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं? यही था, चल रहा था, क्या करते, लोगों ने अपनी सहूलियत के साथ चीज़ें की हुई थी। और आपको ये मुद्दा पूरा समझ में आया जम्मू एंड कश्मीर का? कोई मन में डाउट या आशंका हो तो अभी पूछ लो, वरना बाद में अमित शाह से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको बाकी चीज़ों को समझने के लिए। नहीं, जिसने संविधान के बारे में बताया करो, उससे करेंगे। हाँ, या तो उससे करो ये कॉन्टैक्ट। ठीक है।